अच्छा ये बताइए कि अचानक से इस्तीफा क्यों दे दिया? क्या पहले बात करने की कोशिश की? क्या पहले इस बारे में चर्चा हुई थी? अचानक से इस्तीफा कैसे? देखिए, अचानक नहीं हुआ इस्तीफा। कल हुआ वो था उस दिन की मालूम नहीं कि बहुत दिनों से हमारी बात चल रही थी और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि महागठबंधन के साथ हम रहें और नीतीश जी में हम लोग को आस्था सब विश्वास सब चीज़ था। लेकिन एक प्रस्ताव आया उस पार्टी के तरफ से कि आप अपनी पार्टी का विलय हमारी पार्टी में कर लीजिए और ये बात हम लोग को बहुत बुरा लगा। हम लोगों ने सोचा कि हम इतनी मेहनत से इस पार्टी को बनाए हैं और एक ऐसी घटनाक्रम हुई जिसके कारण पार्टी का निर्माण हुआ और जब निर्माण कोई चीज़ का होता है तो उस निर्माण के बाद वो आगे बढ़ता है। किसी व्यक्ति या जिस तरह से प्रकृति में होता है कि कोई बच्चा आता है फिर उसके बाद बड़ा होता है वो अपना काम करता है, उसी तरह से पार्टी बन गई और पार्टी जब बन गई तो उसको हम अगर अपने हाथों से उसको ख़त्म कर दें और विलय कर दें तो एक अपराध बोध था। और हम उन लाखों जो हमारे चाहने वाले हैं, वो जो कार्यकर्ता हैं जो हम लोग के साथ खड़े हुए हैं और धूप में खून पसीना बहा करके हम लोग को मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए और एक आशा भी जगी हुई है कि चलो कभी हम लोग को पार्टी नहीं था, एक पार्टी बना है जो गरीबों की पार्टी है, उन शोषितों की पार्टी है जो जंगलों में रहता है, पहाड़ों पर रहता है कि और जो शहर में नहीं अभी तक आ पाया है, उनकी आवाज़ हम लोग बनने की कोशिश कर रहे थे और उसको दबाने की बात हो गई। अच्छा संतोष जी, क्या सिर्फ विलय वाला मुद्दा है या फिर देखिए कहा ये भी जा रहा है कि आप लोगों की सेटिंग हो गई है बीजेपी के साथ? देखिए, कहना तो उनको हर चीज़ है, वो कहेंगे ही, अब उस पर क्या हम टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन विलय तो बहुत बड़ा मुद्दा ना है। अगर ठीक है हमारी सेटिंग हो गई है तो उसमें विलय करने की कौन सी बात था। आप बोल देते हैं कि ठीक है आप हट जाइए, हम साथ नहीं चल सकते, हम हट जाते हैं। ये कहने का जरूरत है कि आप विलय करिए तब रहिए। अगर हमारी इसका मतलब है कि अगर हम एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, महागठबंधन जिसको कहा जाता है, तो अगर विश्वास नहीं है इस महागठबंधन में तब किस बात का महागठबंधन। आने वाला समय में और भी कुछ लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई किसी नेता से मिल लिया जाकर किसी कारण से काम से तो कह देंगे कि उनका सेटिंग है, तो ऐसी बात नहीं है। मेन मकसद था कि पार्टी को विलय कर देना है, जिससे आप नाराज हो पार्टी आगे बढ़ रही थी। पार्टी में जो विचारधारा हो सकती है, क्या सोच मतलब दिल पे लग गई ये बयान? दिल पे तो हर आदमी को लगना चाहिए, आपको भी लगना चाहिए। आपको अगर कोई बड़ा चैनल कहे कि हमें विलय कर देगी तो आपको भी लगेगा। मतलब आपको भी लग गई? संतोष सुमन को लल्लन सिंह की बयान जो है वो चुप गया है? हमको नहीं चुभा है, हमको तो लगता है कि सब लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। जो भी पार्टी बनाए हैं, जो पार्टी बनाने की सोच, लोकतंत्र है ना, संविधान है ना, बाबा साहब ने संविधान बना के दिया है तो सबको अधिकार है ना यहाँ चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का। और उस संविधान के जो मंशा है, जो बाबा साहब की मंशा, इसका मतलब उसके भी खिलाफ आप उस संविधान के खिलाफ है। और एक तरफ आप दलितों और शोषितों की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की बात करते हैं। अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, छोटी दुकान है, छोटी दुकान में वही सामान मिलता है और छोटी दुकान में जब छोटी सस्ता सामान मिलता है, मॉल में महंगा सामान मिलता है। तो मॉल में लिमिटेड लोग जाते हैं जो गाड़ियों से उतरते हैं, छोटी दुकान में ज्यादा लोग आते हैं जो गरीब लोग होते हैं और वो गरीब लोगों की संख्या ज्यादा होती है। छोटी दुकान के पास गरीब लोग आएंगे और गरीब की संख्या ज्यादा है, वो गरीब आने वाला समय। चलिए, अच्छा संतोष जी, ये भी कहा जा रहा है कि संतोष जी को मुख्यमंत्री बनना है बिहार का, तो क्या ये सब कुछ जो हम समझे, क्या इसके पीछे की बड़ी वजह ये तो नहीं है कि संतोष सुमन को मुख्यमंत्री बनना है? आपके मुंह में घी शक्कर, अगर हमको मुख्यमंत्री मौका मिले, जनता अगर हमको दे तो जरूरी हम मेहनत करेंगे और मेहनत कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। जनता मालिक है, जनता अगर चाह लेगी तो क्या पटकथा इसीलिए तो नहीं रची गई है? देखिए, सब तो मुख्यमंत्री बनने के लिए पटकथा रच रही है। कभी महागठबंधन, कभी एनडीए, फिर महागठबंधन एनडीए, क्या है मुख्यमंत्री बनने का तो ये तो पर्पस आपने है। भी सीख लिया है? अब राजनीति में तो सीखना ही पड़ता है ना। शिवानंद तिवारी जी से भी हम सीखेंगे, जो गलती हमने किया उन्होंने मुझे समझाया, आगे हम उनको धन्यवाद देते हैं कि सीख हम गांठ बांध के रख लेते हैं। जब भी ऐसा मौका आएगा तो आप तेजस्वी जी को भी समझा दें, चाहे किन्हीं उनके मंत्री जो सुधाकर जी है उनको भी समझा देना चाहिए, जगदानंद सिंह जी को, कि भाई बेटा अपने पिताजी से क्यों नहीं लिया। तो देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता के बीच में सब जाता है, हर पार्टी जाती है। हम भी जा रहे हैं कि हमारी पार्टी को वोट दीजिए, हमारी पार्टी को मजबूत कीजिए, हम गरीबों की आवाज है। और जब हम मजबूत होंगे, संख्या बल बनेगा तो मुख्यमंत्री भी बन सकता है और मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। मतलब चाहते हैं संतोष सुमन मुख्यमंत्री? राजनीति में कौन ऐसे व्यक्ति है जो नहीं चाहता है? हम अपने आप को ज्यादा काबिल मानते हैं, जैसा कि कहा भी था मांझी जी ने कुछ दिन पहले कि मेरा बेटा जो है बहुतों से बहुत काबिल है, जो लोग मुख्यमंत्री पद की रेस में है उनसे बहुत काबिल है मेरा बेटा। देखिए,
जीतन राम मांझी जी ने जो बात बोली थी वो एक पिता का उद्गार था, ठीक है ना। हर पिता अपने पुत्र के बारे में जानता है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि लोकतंत्र में कोई डिग्री का कोई मायने नहीं होता है। इंटेलेक्ट होता है, जिसके पास जनता का समर्थन है, जिसके पास जनता का सहयोग है, जिनके पास जनता का आशीर्वाद है, वही मुख्यमंत्री बन सकता है। तो मुख्यमंत्री कहने से कोई नहीं बन जाएगा। अगर हमारे पिताजी ने हमारे बारे में बोला कि संतोष मांझी मुख्यमंत्री बनेगा, एक पिता का उद्गार है, उससे क्या हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे? हम इसमें नहीं मानते। हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे और भी बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, सबको मेरी शुभकामना है। वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी हैं। आपने कहा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कि आप महागठबंधन के साथ हैं, अब उन्हें निर्णय लेना है। उन लोगों ने निर्णय ले लिया, टाटा बाय बाय। मैंने तो बोला था, स्पष्ट बोला था आपको कि महागठबंधन के जो बड़े घटक दल के नेता हैं, अगर उन लोग चाहेंगे तो रहेंगे, नहीं चाहेंगे तो हम लोग अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी सक्षम है। हमारे कार्यकर्ता सब तैयार है और हम लोग उसी तरह से तैयारी भी कर रहे हैं। आने वाला 18 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करके हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। छोटी दुकान आपकी पार्टी को ललन सिंह ने बताया है, कहा है कि हम एक छोटी दुकान है और जीतन राम मांझी संतोष सुमन जी लेके घूमते रहते हैं। अब हम इस पर क्या टिप्पणी करें? देखिए, सदियों से जो बातें आ रही है, जिसको सामंतवाद बोला जाता है, कुछ भी बोला जाता है, कहने का मतलब है कि अगर छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, अगर कुछ करना चाहते हैं तो क्या उसको आप समेट लेना चाहते हैं? क्या उसको आप बर्बाद कर देना चाहते हैं? उसका अस्तित्व खत्म कर देना चाहते हैं? इसका कहने का मतलब है कि जो गरीब है, जो जिस समाज से हम लोग आते हैं, जो भूया मुसर समाज है, राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है, तो क्या उसको जागने का अधिकार नहीं है? क्या उसकी भागीदारी राजनीति में तय होना और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने का वो अधिकारी नहीं है? क्या वो वोट नहीं देता है? तो इस तरह का भाषा है, हम तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम बड़े नेता हैं और सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन इन छोटी सी बातों से उनको बचना चाहिए, हम यही कहेंगे। और एक बात और कहेंगे कि हमने जो बात बोली थी अपने इस्तीफा के कारण, उस बात को उन्होंने मुहर लगा दिया। संतोष सुमन जी, मगर ललन सिंह ने कहा है कि मन तो पहले ही से मचल रहा था आपका, जहाँ से आए वहीं जाने का। मन तो मचल रहा है, किसका है तो साफ लोग जानता है कि हम कहाँ से आए हैं। हम तो नीतीश जी के साथ थे और नीतीश जी के साथ बड़ी मजबूती से रहे हैं और हम लोग के ऊपर भी बहुत सारे दबाव आए हैं जब चुनाव होने के बाद कि आप हमारे साथ आ जाइए। आज तो हमने तो कभी नहीं मन हमारा मचला, हम तो बड़ी मजबूती से थे। अब उनका मन मचलता है तभी तो भाजपा से आज महागठबंधन बनाया, कल महागठबंधन से फिर एनडीए में चले जाएंगे। ये तो पूरा देश जानता है, पूरा दुनिया जानता है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। हम लोग अपनी बात सिर्फ इसलिए हमारा इस्तीफा हुआ कि मेरे अस्तित्व की लड़ाई थी और अस्तित्व की लड़ाई में गरीबों को, शोषितों का जो हमारे ऊपर अपेक्षा आकांक्षा है, उनकी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग संघर्ष का रास्ता पाए। पर महागठबंधन के घटक दल हैं, वो कह रहे हैं कि रोटी तो पहले से सेकी जा रही थी, जीतन राम मांझी अंदर ही अंदर जो है वो रोटी सेक रहे थे। और आपने जो बयान दिया कि पार्टी मर्ज करने की बात जेडीयू में, ये तो बस एक बहाना है। तारीख को बैठक होने वाली है, हम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। उसमें विकल्प हमारे पास है। विकल्प ये है कि हम अभी बहुत समय है, 8-9 महीने चुनाव को हैं, हम 6-7 महीने तैयारी कर सकते हैं। अपनी तैयारी मुकम्मल करेंगे और सारे कार्यकर्ताओं को एक करेंगे, उनमें उत्साह पैदा करेंगे, हम उनके बीच में जाएंगे और उसके बाद निर्णय लिया जा सकता है कि हम किसके साथ हैं। अगर पार्टी हित में और कार्यकर्ताओं का मन हुआ कि हमको एनडीए के साथ रहना है तो एनडीए के साथ भी जाने में हमको कोई परेशानी। एक बार फिर पूछेंगे, कितने सीटों पर अब क्या हिम्मत हार गए? कितने सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अब तैयार हैं आप? हिम्मत क्यों हारेंगे हम? अगर हिम्मत हार जाते तो विलय कर लेते। अगर हिम्मत हारते तो विलय कर जाते हैं, विलय करके आराम से पड़े रहते। हिम्मत है तभी तो हमने फैसला लिया हर संघर्ष करने का रास्ता है। हिम्मत कभी नहीं हारता है। जो हम जिस समाज से आते हैं वो पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बना दिया है। हम भी राजनीति में एक रास्ता बनाएंगे जिसको सब लोग जाते हैं। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा? चुनाव हम लोग अकेले लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जितना सीट पर तैयारी कर लेंगे अच्छी तरह से उतना सीट पर लड़ेंगे। अभी हमारी 8-9 सीटों पर तैयारी हो चुकी है। हम चुनाव आते आते 15-20 सीट पर भी तैयारी करेंगे और हमारे कार्यकर्ता जब मिल बैठ के कहेंगे कि हम चुनाव लड़ने में सक्षम है तो चुनाव लड़ेगा हमसे। कहा जा रहा है कि संतोष सुमन और जीतन राम मांझी का मोबाइल कल से ही बहुत रिंग कर रहा है, तो क्या बीजेपी के नेता अब कॉल लगाने देंगे?
अब रिंग कर रहा है, कार्यकर्ताओं का फोन आ रहा है और सरकार के पास तो पूरा नेटवर्क है, वो पता कर ले कि बीजेपी के कितने नेताओं का फोन आया है। अगर कोई फोन आया हो तो पता ही चल जाएगा, उनके पास तो सारा सिस्टम है, पता कर ले कि किनका फोन मेरे पास आया बीजेपी के बड़े नेताओं का। ऐसी कोई बात नहीं है, ये मिथ्या थी और ये मिथ्या में उन लोगों ने जो उनको मन में शंका पैदा हो गया, विश्वास पैदा हो गया, यह विश्वास दर्शाता है कि कहीं न कहीं उनको डर है और वो डर ये ठीक बात नहीं है उनके लिए। हम जब साथ में हैं तो विश्वास करना होगा। अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको 43 सीट था, उसके बाद इन पर विश्वास करके इनको सीएम बनाया, अगर उस समय वो प्रस्ताव देते कि मर्ज कर जाइए तो मर्ज करते। इसलिए किसी के अस्तित्व को नहीं मिटाना चाहिए। मेरा ये कहना है कि सबको साथ लेके चलना। छोटा बड़ा समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह के समाज में है, इसी से समाज बनता है। और समाज को डिस्टर्ब करने की कोशिश कीजिएगा हम जो सिस्टम है, तो पूरा प्रकृति बिगड़ जाएगी, फिर पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि छोटी दुकान हो चाहे बड़ी दुकान है, जनता के लिए वहाँ भी राशन मिलता है, उस राशन से भी लोगों का पेट भरता है। बड़ी दुकान में थोड़ा महंगा सामान मिलता है, लेकिन छोटी दुकान में गरीब लोग जाते हैं। जहाँ ज़्यादा जनसंख्या, गरीबों की ज़्यादा तादाद इस देश में है, इस राज्य में है, तो इस छोटी दुकान के पास गरीब है जो ज़्यादा संख्या में है, और ये गरीब दिखा देंगे 24 में कि छोटी दुकान ज़्यादा कारगर है कि बड़ी दुकान। छोटी दुकान के मालिक को इनविटेशन आ रहा है, कॉल बज रहा है इनविटेशन का? अभी तो आप एक ही बात बोल रहे हैं, छोटी दुकान, हम अपनी दुकान सजाए हुए हैं, किसी के कॉल की इंतजार थोड़ी करें, हम ग्राहक का इंतजार करें। ग्राहक मतलब जनता का, और जनता के बीच में जाएंगे, जनता हमारे साथ आ रहे हैं। और जब जनता मालिक है, आप भी कहीं पर है, कोई आपको कहता है कि अपना अस्तित्व खो करके मेरे पास चले आइए, हमें मिले हो जाइए, तो आप भी नहीं स्वीकार करिएगा। जिसके अंदर स्वाभिमान होगा नहीं स्वीकार करेगा। हमने भी वही बात की, और कोई लड़ाई लड़के हम लोग वहाँ से नहीं आए हैं, किसी मुद्दे को बात करके हम नहीं आए हैं ना। हम कहने आए कि हमको इतना सीट दीजिए तभी रहेंगे, नहीं रहे। हमारा सिर्फ एक ही बात था, वो था कि हम अपना अस्तित्व खत्म नहीं करेंगे। हमने पार्टी जिस अपेक्षा से लोगों के जो खून पसीना इसमें लगा हुआ है, लोग जो मेहनत करके धूप में तप करके हमारे कार्यकर्ता पार्टी को खड़ा किए हैं, उसको हम बर्बाद नहीं होने देंगे। हम पार्टी के रूप में आपके साथ आपका समर्थन करते हैं, आप में विश्वास रखते हैं। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, आप पार्टी को मर्ज कर जाइए, मर्ज करने के बाद हम लोग बात करेंगे। तो उस अस्तित्व की लड़ाई था, और अस्तित्व खतरे में डाल करके हम लोग कोई रणनीति नहीं कर सकते। लल्लत सिंह ने जो कुछ कहा वो तो आपने सुना ही होगा, मगर तेजस्वी यादव ने कहा कि जितना मान सम्मान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जितना मांझी को दिया, मुख्यमंत्री भी बनाया, राजद ने आपको एमएलसी कोटे से एमएलसी बनवाया, और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपको मंत्रिमंडल में जगह दी, उसके बावजूद इस तरीके का आहत करना सही नहीं। देखिए, हम तो एक लाइन में कह रहे हैं कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये निर्णय लिए। क्या चाहते हैं तेजस्वी यादव जी कि हम अपनी पार्टी का विलय करके जदयू में कर लें? तो उनका भी पार्टी विलय कर ले जदयू में। अगर उनके पास कोई ऑफर आएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? जहाँ तक मुझे एमएलसी बनने का सवाल है, तो हमने तो कोई इन्विटेशन नहीं दिया था, हमने तो कोई याचना पत्र नहीं दिया था माननीय लालू जी को कि हमको एमएलसी बना दीजिए। हमारी क्षमता थी, हमारी ताकत थी, हमारी ताकत को देख करके बनाया गया। और कोई आज के समय में कोई किसी के ऊपर दया नहीं करता है। आपके अंदर दम है, अगर हमारे कार्यकर्ताओं में दम है, हम में अगर दम रहेगा, तो आने वाला समय में हम दिखा देगा बिहार में विकल्प करके। और हमारी जो लड़ाई है समाजवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई गरीबों के लिए है। हम उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं, ये आवाज़ दबने नहीं जा रही है। और कोई व्यक्ति राजनीति में किसी को कुछ देता नहीं है, उसकी काबिलियत होती है, उसकी मेहनत होती है, जनता का आशीर्वाद होता है, तभी जाके कोई कुछ बनता है। कोई कुछ भी कर ले, बैकडोर से कितना भी आने की कोशिश करे, जनता के दरबार में उसको जाना होगा। और जनता जिसको चाहेगी उसी को सिरमौर पहनाएगी, उसी को मालिक बनाएगी, उसी को सेवक बनाएगी। एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर बढ़ रहे थे आप, जनता के बीच जा रहे थे, अब क्या? अब तो परिस्थितियां बदल गई संतोष सुमन जी, तो क्या एकला चलो में आपको लगता है कि आप सफल हो पाएंगे, या फिर एनडीए की ओर? देखिए, जिम्मेदारी तो बड़ी आज भी है, चुनौतियां तो हमेशा रहती है। जब भी कोई जिम्मेदारी मिलती है, चुनौती मिलती है, और हम लोग संघर्ष करने में विश्वास रखते हैं। और आपको हम बता दें कि ये संघर्ष कभी जाया नहीं जाता है। हम एकला भी चलेंगे, हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करेंगे, हम कहीं भी जाएंगे, हम पार्टी ही। चौधरी का भी, शिवानंद तिवारी का भी एक बयान आया। शिवानंद तिवारी ने साफ कह दिया कि ये जो पटकथा है ये कहीं और लिखी गई, और उन्होंने ये भी कहा कि मांझी जी ने लगता है अपने बेटे को सिखाया नहीं है कि जो इस्तीफा है वो नीतीश कुमार को दिया जाता है, विजय चौधरी को नहीं। अब इस पर हम क्या टिप्पणी करें? शिवानंद तिवारी जी बहुत ही पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं और हमारे लिए आदरणीय हैं। जहाँ तक बात है इस्तीफा देने का, तो निश्चित तौर पर हम लोग चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दें। हम लोग की बात
आदरणीय विजय चौधरी जी से होती थी। हमने फ़ोन पर बात किया और कोशिश किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग का समय दिलाओ, बोले हमको दे दीजिए। और जहाँ तक शिवानंद तिवारी जी की बात है, तो सुधाकर सिंह किनको इस्तीफा दिए थे, पहले अपनी पार्टी में तो बताएंगे क्या है। और दूसरी बात है कि इतने पढ़े लिखे हैं और जीतन राम मांझी जी से सीखना चाहिए। हमारे अपने पिताजी से हमने बहुत चीज़ सीखा है और हम तो कहते हैं भाई कि आप तो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत जानकार हैं और मैंने सर्वोत्तम है। आप इस वर्ण व्यवस्था में, कास्ट व्यवस्था में सबसे ऊपर आते हैं। इसलिए तो लालू जी को आप इतना दिन जेल में भेजे हैं। आप इतना चालाक हैं, इसीलिए तो चालाकी, उतनी चालाकी हम सीख जाते हैं तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं। इसलिए उनको हम प्रणाम करते हैं और हम कहते हैं कि आपने जो मुझे सीख दी है मैं इसको याद रखूंगा और आने वाला समय में ऐसा मौका मिलेगा तब मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अच्छा ये बताइए कि मांझी जी ने एक कसम खाई थी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार का साथ नहीं छूटेगा, तो अब हम मान लें कि कसम टूट चुकी है। कसम हमने नहीं तोड़ा है। कसम अगर खाई जाती है तो दोनों तरफ से देखा जाता है, एक हाथ से ताली नहीं बजता। जीतन राम मांझी ने कसम खाया था, उस कसम पर वो कायम थे, लेकिन जब अगला जिनके लिए कसम खाए वही रखने के लिए नहीं तैयार है तो एक तरफा प्यार नहीं ना होता है। इसलिए हम लोग उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग के साथ था कि हम लोग का अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ था, हम लोग को डिसीजन लेना था और हमने तो कभी सरकार के बारे में कुछ नहीं बोला। हमने तो माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ नहीं बोला। हम तो सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए, अपने जो चाहने वाले लोग हैं, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, उनकी अपेक्षा आकांक्षा पर खड़े उतरने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए हमने निर्णय लिया और इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा लल्लन सिंह ने भी एक बयान दिया है, आपने तो सुना ही होगा। लल्लन सिंह ने साफ कहा है कल कि छोटे छोटे जो लोग दुकानें चला रहे हैं, इससे बेहतर है कि एक बड़ी दुकान में आ जाए। अगर हम आपसे एक सवाल करें, आपका जो चैनल है और इसको अन्यथा नहीं लेंगे और आपकी चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा है बिहार में, लेकिन नेशनल लेवल पर उस स्तर पर नहीं है। अगर आपको कोई प्रस्ताव आए बड़े चैनल से जो पूरे देश में और दुनिया में चल रहा है कि आप हमारे साथ आइए, क्यों छोटी छोटी दुकान चल रहा है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अब आप ही समझ लीजिए। उन लोग बहुत ही जनता के बीच में जाएगा, जनता के लिए संघर्ष करेंगे, उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं देना है, जनता के बीच में जाकर संघर्ष। ठीक है। अच्छा ये देखिए संतोष जी, जब से आपने इस्तीफा दिया है तो एक नाम की चर्चा हो रही है, रत्नेश सदा का नाम है वो, और चर्चा हो रही है कि आपकी जगह पर उनको बैठाने की पूरी तैयारी हो रही है। हो सकता है कि उन्हें मंत्री बना दिया जाए। मेरी शुभकामना है और समाज के निचले तबके से आते हैं और मंत्री बनने से निश्चित तौर पर समाज को मजबूती मिलेगी। तो डैमेज कंट्रोल कर लिया नीतीश कुमार ने। अब इसको जिस तरीके से ले, लेकिन मैं तो उनको शुभकामना दूंगा और उनको एक नई पारी के लिए शुभकामना दूंगा। मैं उनको यही कहूंगा कि जो गरीब शोषित हैं, जिस समाज से आप आते हैं, जो आपकी तरफ देख रहे हैं, उनके लिए आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और आप भी उस मुकाम पर पहुंचिए कि जो काम हम नहीं कर सके, जैसा कि उन्होंने बोला है, उस काम को पूरा कीजिए। हम आपके साथ पीछे समर्थन करेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल संतोष जी, अगर बीजेपी से भी बात नहीं बनती है आप लोगों की, आप लोगों ने जो कहा है कि 5 सीटें चाहिए, बात नहीं बनती, तब क्या कीजिएगा? देखिए इसको मिस इंटरप्रेट आप लोग कर रहे हैं और जैसा कि बोला जा रहा है, हमने साफ शब्दों में बोला था कि 5 सीट पर हमारी तैयारी है और हमारे कार्यकर्ता वहाँ इतने मजबूत हैं कि चुनाव लड़के जीत सकते हैं। और कहीं पर ये नहीं कहा था कि हम 5 सीट नहीं मिलेगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे गठबंधन तोड़ देंगे, ऐसा कोई बात ही नहीं है। जब तक किन से हम बोले हैं, हमको एक आदमी बता दे कि हमसे बोले कि हमको 5 सीट दीजिए, इस तरह की कोई बात ही नहीं महागठबंधन में हुई थी। डिमांड तो सब कर रहा है, डिमांड तो कांग्रेस भी 10 सीट कर रहे हैं, लेफ्ट पार्टियां 8 सीट कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल 22 सीटों पर। लेकिन सम्मानजनक सीटों की बात हुई थी। निश्चित तौर पर सम्मानजनक, अगर सम्मानजनक सीटें बीजेपी की तरफ से भी नहीं मिलती हैं तो क्या कीजिएगा? देखिए सम्मानजनक सीट का क्या मानदंड है हमको समझ में आता। हम तो बात बोल रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं की तैयारी के ऊपर हमने बोला था, सीट का कहीं कोई बात ही नहीं किया था। तो कितनी सीटें चाहिए अब बता दीजिए हमें। अब आप कह रहे हैं इस तरह की बातें, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम इस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ सकता है और हम जितने सीटों पर मजबूत दिखेंगे हम चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन करेंगे, थर्ड फ्रंट करेंगे। आने वाला 18 तारीख हमारी बैठकें हैं और उस बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे, हमारे कार्यकर्ता जो बोलेंगे। और यहाँ पर सम्मान की बात नहीं है, यहाँ पर है अपने आप को बचा के रखना, अस्तित्व बचा के रखना, कार्यकर्ताओं का सम्मान की भी रक्षा करना। तो इस सीट पर कोई ऐसी कोई बात नहीं है और जब तक हम
बात नहीं करेंगे, किन्हीं से अगर मान लिया मेरा गठबंधन होना है, तो जब तक उनके साथ बात नहीं होगी तो हम कैसे अभी अधिकारी, मतलब अभी तक बीजेपी से कोई बात नहीं हुई है? कोई बात नहीं हुई है, ऐसी शंका लग रही है। हमने आज तक कोई ना कोई सब कह रहा है कि फोन आप ही बोल रहे हैं कि फोन गनगना रहा है, कहाँ फोन गनगना रहा है, कोई पता कर ले कि कहाँ पर उनका फोन आया, किन्हीं का फोन आया, उस पार्टी के किसी लोग, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, मजबूती से कर रहे हैं और अपना विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।